स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सीटेट 2020 के फॉर्म्स ऑलरेडी सारे फिल्ड हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स का डेट कोविड-19 की वजह से अभी हमारा पोस्टपोन्ड है, लेकिन हम अपनी तैयारी को ऐसे बंद नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू अपना रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये मेरा सीटेट 2020 का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें से कि पहले 2 पार्ट इसके अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं दोनों के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। आज हमारा ये 3rd पार्ट है, जिसमें हम लोग डील करेंगे अगेन 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी डिले के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइन मोटर स्किल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फाइन मोटर स्किल से हम लोग क्या समझते हैं। ये फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या है। तो अगर बात करेंगे हम लोग फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल्स हमारा इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेशन। किसका कोऑर्डिनेशन? हमारे स्मॉल मसल्स मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेशन को। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे मसल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, किस तरीके से टास्क करने में वो हमें हेल्प करते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। यूजुअली ये जितने भी स्किल्स हैं, इसमें आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, डैट इज़ राइटिंग। राइटिंग हमारा एक एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। व्हाट डज दिस नेचर एंड नर्चर वर्ड मीन। तो ये जो हमारा नेचर नर्चर डिबेट है, ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिबेट्स है साइकोलॉजी के फील्ड में। ये दोनों बोथ नेचर और नर्चर हमारा इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। बात करेंगे अगर नेचर आर्ग्यूमेंट की, तो इसमें हमें ये बताता है कि किस तरीके से जेनेटिक हेरिडिटी फैक्टर्स हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेयर एज अगर हम लोग नर्चर की बात करें, तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा रेफ़र करता है इन्वामेंट के इम्पैक्ट का, कि इम्पैक्ट ऑफ इन्वामेंटल वेरिएबल्स, जिसमें कि हमारा आ गया चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एज वेल एज हमारा सराउंडिंग कल्चर क्या है। तो अगर नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डैट इज इट रेफर्स टू जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। नेचर यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट एंड नर्चर इज, नेचर जेनेटिक्स को डिनोट कर रहा है और नर्चर इन्वायरमेंट को किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। इनमें से ऑप्शंस में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हमारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस है हमारे इमोशनल थिंकिंग, इगोइस्टिक थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बात करें अगर क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी हमेशा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आता है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, तो सबसे पहले ये डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है हमारा वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय जेपी गिलफोर्ड, जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को एज अ प्रोसेस इन्होंने बताया था दैट इज़ यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू जनरेट इफेक्टिव आइडियाज़ एंड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। किस तरीके से कोई भी एक इंडिविजुअल अलग अलग आइडियाज़ जनरेट करता है उस पॉसिबल सिचुएशंस में, इसको ही हम लोग क्रिएटिविटी या डाइवर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं। अलग अलग सोचना, अलग तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील आउट करने की कैपेबिलिटी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा हमारा बेस्ट इफेक्टिव कंडक्टिंग असेसमेंट का तरीका हो सकता है। असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन, एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट बिगनिंग और एंड में लेना चाहिए? असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर। कभी भी जो हमारा असेसमेंट है वो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा लेना चाहिए एज कम्पेयर टू टीचर्स ना लेकर के बाहर के एजेंसीज असेसमेंट कंडक्ट कराएं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन। किसी भी सेशन के लास्ट में हमारा असेसमेंट होना चाहिए। और ऑप्शन डी हमें कहता है असेसमेंट इज़ एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट हमारा एक इनबिल्ट प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का।
अब यहाँ पे इनबिल्ट प्रोसेस कहने का क्या मतलब है, तो इनबिल्ट प्रोसेस यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से टीचर इवैल्यूएट करता है अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग, जब वो क्लास में पढ़ा रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब जैसे ही आप पढ़ा रहे, कोई भी क्लास कंडक्ट करा रहे, तो बीच बीच में भी आप असेसमेंट, ये हमारा चलते रहता है। और असेसमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है वो किसका रिजल्ट है? अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओनली हेरिडिटी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्बर उन्होंने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिकली रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, और इसी को उन्होंने पर्सनैलिटी का नाम दिया था। फर्दर अगर बात करें ह्यूमन पर्सनैलिटी हमारा क्या होता है, तो वो एक रिजल्ट होता है किसके बीच में, बिटवीन द इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी में क्या आ गया, तो जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज़ आ गए जो कि पर्सन इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, और इन्वायरमेंट के बीच का इंटरैक्शन ही ह्यूमन का पर्सनैलिटी डिनोट करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल्स में हमारा क्या कहलाता है, तो दिस इज़ नोन एज डिस्प्रेक्सिया। अब ये डिस्प्रेक्सिया क्या है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें कि इन विच अ चाइल्ड फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन डूइंग अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल टास्क, जिसमें कोई भी बच्चा फिज़िकल टास्क को करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जंपिंग में, या फिर किसी भी चीज़ को ग्रिप करने में, पकड़ने में। और ये जो डिसऑर्डर है इसको हम लोग मोटर लर्निंग या प्लानिंग डिफ़िकल्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इज CCE इज इसेंशियल फॉर, CCE पैटर्न क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? Diluting the accountability of the Board of Education, correcting less frequent errors more than more frequent errors, understanding how learning can be observed, recorded and improved upon। Obviously हमारा इसका आंसर हो जाएगा 47 का C। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमें ये बताता है कि समझना किस तरीके से हम लोग लर्निंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिमीडियल मेजर्स लेकर के उसे इम्प्रूव्ड कर सकते हैं अपने लर्निंग के तरीके को। बिकॉज एज वी ऑल नो CCE एम्फेसिस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये कैसे हो सकता है अगर हम लोग उसके हर एक एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे तभी। CCE इवन इनकरेजेस लर्निंग बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाने की टेक्निक्स को भी ये इनकरेज करता है। फॉर एग्जांपल डे टू डे ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, एंटी कोडेड रिकॉर्ड्स, ये सारे कुछ ऐसे टीचिंग टेक्निक्स हैं जिसको कि ये इनकरेज करता है ताकि हमारे स्टडी को, लर्निंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम। व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स, मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को डिमिनिश्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा, ये किसी भी तरीके से डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी टीचर क्लास में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, विच मीन्स कि अगर वो बायस्ड है या प्रीजुडिशियड है, एटीट्यूड रखता है किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के तरफ, तो इसका ये मतलब है कि वो जो टीचर है वो प्रेफरेंस दे रहा है या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है किसी सर्टेन स्टूडेंट्स को उसके जेंडर या स्टेटस के अकॉर्डिंगली, ना कि उसके पोटेंशियल और नीड्स के को लेकर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। वो कहता है मे लीड टू इन्हांस एफर्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स। ऐसी कोई बात किसी मेल स्टूडेंट्स का एफर्ट्स इन्हांस्ड होगा, इज़ डन मोर बाय द मेल टीचर्स, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये मेल टीचर्स के द्वारा किया जाता है या फिर फीमेल टीचर्स के द्वारा किया जाता है। सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ
अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इससे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे असर पड़ती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारा इसमें से कौन से ऑप्शंस को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस देखेंगे. मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कंसिस्टेंट थिंकिंग. तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ. तो अगर बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा एक थिंकिंग है. इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू क्रिएट और जनरेट इफेक्टिव आइडियाज़ टू एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस. जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसके लिए इफेक्टिव आइडियाज़ क्रिएट करना हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहलाता है. और ये जो टर्म है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेपी गिलफर्ड के द्वारा. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. आगे बढ़ेंगे. ड्यूरिंग द डैश स्टेज अ चाइल्ड डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग. कौन से स्टेज में चाइल्ड? तो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइल्डहुड. चाइल्डहुड स्टेज ऐसा स्टेज है वेयर अ चाइल्ड डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग. Let's move to the next question, and the next question is, who said adolescence is a period of storm and stress? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से storm and stress वाला पीरियड कहा गया है adolescence को किसके द्वारा? तो the answer would be ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनविल स्टेनले हॉल. इनके द्वारा adolescence को एज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा गया है. ये ग्रेनविल स्टेनले हॉल की अगर बात की जाए तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे इवोल्यूशनरी थ्योरीज प्रेजेंट किया चाइल्डहुड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग रिलेटेड, और इन्होंने एडोलसेंस को एक पीरियड बताया ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स. डिडक्टिव रीजनिंग इनमें से कौन सा इन्वॉल्व करता है? रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, reasoning from particular to general, active construction and reconstruction of knowledge, methods including inquiry, learning and heuristics. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. एज वी ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस, वन इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड अदर इज डिडक्टिव रीजनिंग, where deductive reasoning goes from general to particular and inductive reasoning goes from particular to general. In other words, we can also call deductive reasoning as top-down logic. I hope you are getting all these points. Let's move to the next question, and the next question is, to be an effective teacher, it is important to focus on individual learning rather than group activity, avoid disruption caused by questioning of students, be in touch with each and every child, emphasize dictating answers from the book. So our right answer would be option number C. Be in touch with each and every child. If you want to be an effective teacher, you should learn how to interact and how to keep an eye on each and every child, because unless and until you focuses on each and every child, you can't be an effective teacher. Because as we all know, each child is unique in one or the other way. So knowing each child is important for effective teaching. अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो तो हर बच्चे पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है किसी न किसी तरीके से. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक टीचर को इफ़ेक्टिव बनने के लिए कि वो हर एक बच्चे से इंटरैक्ट करे क्लासरूम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following is an objective question? Short answer question, open-ended question, true or false? And wait a minute, last option cut हो गया. It's essay type question. Last D option हमारा है essay type question. So the right answer would be हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज एज वी ऑल नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इज़ द वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक आंसर एंड लीव्स नो रूम फॉर ओपिनियन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके स्पेसिफिक एक आंसर होता है और कोई भी उसमें अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इसकी वजह से हम लोग ट्रू फॉल्स एक
क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और इसका सिर्फ एक ही हमारा सही हो सकता है, या तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, इस डिसऑर्डर को जिसमें हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में डिसऑर्डर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो दैट इज नोन एज अफेजिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Because as we all know, aphasia is a type of disorder which is related to the inability to produce a language either in speech or writing. aphasia हम लोग जानते हैं कि एक disorder related बीमारी है जिसमें कि to produce language either in speech or writing, लिखने में या बोलने में language में दिक्कत होती है, और इसका रीज़न है caused by damage to the brain। अगर ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है तो इस तरीके की बीमारी या डिसऑर्डर होते। आगे बढ़ेंगे। Kartika, who does not talk much at home, talks a lot in the school. It shows that there's a girl naming Kartika जो कि does not talk much at home, घर पे तो बहुत कम बात करती है लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है। It shows that she does not like her home at all. ये दिखाता है हमें कि उसको घर पसंद नहीं है। Her thoughts gets acknowledged in the school. उसके thoughts को acknowledge किया जाता है स्कूल में। The school provides opportunities to children to talk a lot. स्कूल ये opportunity देता है बच्चों को बहुत ज़्यादा बात करने की। Teachers demand that children should talk a lot in the class और in the school। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Her thought gets acknowledged in the school। उसके जो भी thoughts हैं उसको स्कूल में acknowledgement मिलती है। ऐसा कहने का क्या मतलब है, तो ये ऐसा तब होता है जब पेरेंट्स डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू देयर चिल्ड्रंस ओपिनियन और सजेशन। जब भी पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, उसका ओपिनियन क्या है, उसके सजेशंस क्या है, उसके थॉट प्रोसेस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जिस वजह से कि वो ऐसा बिहेव करने लगता है। आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। अगर किसी भी चाइल्ड को ये वर्ड्स को सौ को वॉज समझ रहा है या न्यूक्लियर को अनक्लियर वो समझ रहा है, तो इस किस तरह की बीमारी है ये, और इस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ डिसलेक्सिया। क्यों? बिकॉज एज वी ऑल नो डिसलेक्सिया हमारा एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है रीडिंग सिमिलर लुकिंग वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डी को बी समझना, इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम्स आती है, और इस प्रॉब्लम को, इस डिसऑर्डर को हम लोगों ने डिसलेक्सिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज़, क्रिएटिव लर्नर किसे कहा जाएगा? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, गुड एट लिटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी बात करेंगे अगर हम लोग क्रिएटिव लर्नर की, तो हमारा हमेशा उसका खुद का लिटरल थिंकिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसके पास इतनी अपनी खुद की कैपेसिटी है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से अपने थिंकिंग को बढ़ाया जाए, बिकॉज ये लोग ट्राई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलग अलग तरीक़ों से। क्रिएटिव चिल्ड्रन को हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैटेगरी के अंदर भी डालते हैं, इनको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकर्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन, इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट और जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है हमारा एक चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड से डिफ़र करता है, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इस ऑप्शन से हमें ये समझ आता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि हो सकता है कि कोई बच्चा हमारा 8 महीने में चलने लगा है, या किसी को चलने में मोर देन अ ईयर भी लग सकता है, तो उसका डेवलपमेंट का जो रेट है वो फास्टली डेवलप कर रहा है या थोड़ा स्लो है, तो ये डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म को हम लोग एज अ थ्योरी क्या कह सकते हैं? फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, emphasize the role of the learner in constructing his or her own view of the world, emphasize memorizing information and testing through recall, emphasizes the dominant role of the teacher। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहने का मतलब है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो,
उसमें किसी भी तरीके का इमिटेशन नहीं हो, दोहराव नहीं हो, याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और ना ही वहाँ पे कोई डोमिनेंट हो, टीचर का रोल वहाँ पे डोमिनेंट हो। क्योंकि जब टीचर का रोल डोमिनेंट होगा तो वहाँ पे बच्चे कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाएंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी जिससे कि वो कुछ अपना खुद का कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा क्या है, तो ये एम्फेसिस करता है हमारे रोल ऑफ द लर्नर, लर्नर का क्या रोल है, किस किस चीज़ में, वर्ल्ड को लेके वो उसके आइडियाज़, उसके व्यूज़ क्या वो कंस्ट्रक्ट कर। क्योंकि ऐसा माना गया कि कोई भी लर्नर कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है, उसके पास अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं वर्ल्ड को लेकर के। टीचर को हेल्प करना चाहिए इस आइडियाज़ को डेवलप कराने में, उसके लिए वो उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि लर्नर अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सके। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस सब अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और इम्पॉर्टेंट साबित हों आपके लिए। आगे भी इसके 2 सीरीज़ और आएंगे, तब जाकर हमारा ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDP के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Bye bye and have a good day. God bless you. Thank you.